मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों सभी को सुप्रभात। आशा नहीं उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर अपना पठन पाठन और अध्ययन का काम करते होंगे। ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मन लगा करके अपना अध्ययन करें। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इतिहास विषय का चैप्टर 1 प्रारंभ किया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई गई थी, जिसमें स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरिस्ट फॉर कलेक्टिव आइडेंटिटी। फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा वहाँ के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। उसमें एक पॉइंट था पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो इसमें हम नेपोलियन के द्वारा बनाई गई एक नागरिक संहिता, नियमों का एक संग्रह, कोड ऑफ लॉज, उसके बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने ऐसे कौन कौन सी नियम बनाए थे, कौन कौन से ऐसे लॉज पास किए थे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फर्स्ट, did away with all privilege based on birth। जन्म के आधार पर जितने भी अधिकार वहां के लोगों को दिए गए थे वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। जन्म के आधार पर दिए गए समस्त अधिकारों की समाप्ति। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल। सभी के लिए जो नियम बनाए गए थे वो एक समान थे, अर्थात कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान था। तीसरा, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम? सामंतवादी व्यवस्था या सामंती व्यवस्था
एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जो जमीन से जुड़ी हुई, लैंड से, भूमि से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। अर्थात एक व्यक्ति, ए पर्सन वाज लैंड ऑनर ऑफ बिग पार्ट ऑफ लैंड, एक व्यक्ति जो भूमि के बहुत बड़े हिस्से का स्वामी होता था। अर्थात उसके नाम से या उसके कब्जे में बहुत बड़ी जमीन होती थी या जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता था। उस टुकड़े पर जितने भी लोग रहते थे उन सारे लोगों की एक्टिविटी को वही लैंड ऑनर ही कंडक्ट करता था। साथ ही उससे जो इनकम होती थी उसका एक फिक्स्ड पार्ट लोगों से ले लिया करता था। इस प्रकार उसके अंडर में जितने लोग रहते थे वो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात को मानते थे, उसी के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करते थे। और ऐसे लोग समाज में इतने अधिक हो गए थे कि पूरा समाज और पूरी व्यवस्था उनके हाथों में ही सिमट करके रह गई थी। अर्थात अधिकांश शक्तियां, अधिक से अधिक पावर उनके हाथों में ही लिमिट थी। नेक्स्ट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को आरक्षित किया गया। देखते हैं बच्चों आगे, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये नेपोलियन कोड के अंतर्गत आते हैं। अर्थात नेपोलियन ने फ्रांस की शासन व्यवस्था को
एक नए सिरे से चलाने के लिए, वहाँ के शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये सारे नियम कानून बनाए गए थे और इन्हीं के संग्रह को, इन्हीं के सम्मिलित रूप को कोड या संहिता कहा गया। क्योंकि ये सारे नियम, सारे कानून लोगों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए बनाए गए थे, इसलिए इसको नागरिक संहिता कहा जाता है। So I am going to tell about Napoleon. Napoleon was Emperor of France. He became the Emperor of France in 1804. From 1804 to 1815, मतलब 11 वर्ष तक वो फ्रांस के सम्राट के रूप में पदस्थ रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये सारे नियम कानून बनाए थे। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के आधार पर वहां के लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले थे। जैसे जो व्यक्ति किसी भी नोबेल फैमिली में जन्म लेता है तो नोबेल फैमिली के जो राइट्स होते थे वो उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते थे, वो भी जन्म से ही पावरफुल होता था। तो इस प्रकार के जो भी अधिकार दिए गए थे उन सारे अधिकारों को नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्लेरिजी क्लास से कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए होते थे, जन्म से ही उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते थे, जन्म से ही उनको इतने अधिकार प्राप्त होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स कलेक्शन, विभिन्न प्रकार के वो कर संग्रह कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन ने सत्ता में आते ही इस प्रकार के अधिकार समाप्त कर दिए, अर्थात जन्म के आधार पर किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। वो जिस प्रकार का कर्म करेगा, जिस प्रकार की कैपेसिटी उसके अंदर होगी, उस प्रकार का ही राइट उसको मिलेगा, ऐसा नियम बनाया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल, अर्थात हर व्यक्ति जो कानून के सामने जाएगा तो कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान होगा, चाहे वो पावरफुल हो या कमजोर। जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कानून के सामने दो व्यक्ति जाते हैं, एक व्यक्ति पावरफुल होता है और एक वीक होता है, पुअर होता है, बट both सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। वहां पर दोनों लोग, दोनों नागरिक कानून के सामने एक समान होते हैं। कानून ऐसा नहीं मान सकता है कि वो व्यक्ति अधिक पैसे वाला है, रिच पर्सन है तो ज्यादा पावरफुल है और अगला व्यक्ति पुअर है तो कम पावरफुल है। तो इस प्रकार की जो कानून बनाए गए थे, इस प्रकार के कानून बना करके इक्वल लॉ बनाया गया। थर्ड, ये बोले फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, जैसा मैंने बताया था कि जो भी रिसोर्सेज सोसाइटी में अवेलेबल होते थे, उन रिसोर्सेज का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल पाता था, हर व्यक्ति उसका बेनिफिट नहीं ले सकता था। इसलिए इस व्यवस्था को भी इन्होंने समाप्त किया। फोर्थ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा या उसको आरक्षित किया जाना, उसको फिक्स किया जाना, उसको सुनिश्चित किया जाना। इसके पहले हर व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था, हर व्यक्ति को इतना राइट नहीं होता था, इतना अधिकार नहीं होता था कि वो प्रॉपर्टी ऑनर हो सके। लेकिन नेपोलियन ने सत्ता में आते ही इस प्रकार के नियम, इस प्रकार के कानून बनाए कि हर व्यक्ति संपत्ति रख सकता था। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम सर्वडम टू पीजेंट। I am connecting this point to third point। मैं इस पॉइंट को थर्ड पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, तो सर्वडम सामंतवादी व्यवस्था का ही एक पार्ट था। अर्थात जो लोग लैंड ऑनर के अंडर में काम करते थे, उसके जमीन पे काम करते थे, वो सारे लोग उसी के अधीन होते थे। जब उनको किसी चीज की जरूरत होती थी वो उसी लैंड ऑनर के पास जाते थे। वो लैंड ऑनर या जमींदार जो भी होते थे उनको लोन देते थे, रेंट देते थे, कर्ज देते थे, और उसके बदले में जब तक वो कर्ज पूरा नहीं होता था तब तक उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे।
विदाउट पेमेंट, वर्क विदाउट पेमेंट, तो बिना किसी पेमेंट के उनसे काम करवाते थे। ऐसी प्रथा को सर्फडम या भूदासता कहा जाता है। इस प्रकार के लोग खेतों में काम करने के लिए रखे जाते थे, अर्थात जो लैंड ऑनर के खेत होते थे उस खेत में सारे काम ऐसे लोगों के द्वारा ही मुफ्त में करवाया जाता था। तो इस प्रथा से मुक्ति देने के नियम भी नेपोलियन के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू बी इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य में ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन के साधन और लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से कैसे संपर्क स्थापित करें, ये दोनों व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का, उसमें सुधार करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने नियम कानून बनाए, उसके लिए व्यवस्था बनाई और उनके कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लें और ये सारी बातें नेपोलियन कोड या नेपोलियन के नागरिक संहिता के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। फ्यूडलशिप, इसके आगे हम चलते हैं। वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रावधान। Do you know about Vienna? Vienna is capital of Austria. Austria is a European country. ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश था, अभी भी एक देश है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना है। तो वियना में एक सम्मेलन, एक कांग्रेस, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और उसमें कुछ शर्तें, कुछ प्रावधान सुनिश्चित किए गए। उसी को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कब हुआ था और किन स्थितियों में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये 1815 में संपन्न हुआ था, 1815, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के पतन के बाद ये सम्मेलन सुनिश्चित किया गया था। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन वाज ए पावरफुल एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस के बहुत ही शक्तिशाली शासक या बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे और उनके नियमों के कारण या उनकी पॉलिसी के कारण जो अन्य देश थे, फ्रांस के पड़ोसी या अन्य यूरोपीय देश थे, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। इसके अलावा नेपोलियन एक साम्राज्यवादी शासक थे, वो हमेशा चाहते थे कि उनके साम्राज्य का विस्तार होता रहे। अतः आसपास
इटली को, उनके राज्यों को अपने हिस्से में मिलाना शुरू किया और अपने साम्राज्य को दिन प्रतिदिन मजबूत बनाते चले गए, अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए, जिससे जो इनके पड़ोसी देश थे वो पूरी तरीके से इनसे चिढ़े हुए थे और वो चाहते थे कि इनके ऊपर अटैक करके इनको समाप्त किया जाए। फर्स्ट उन्होंने ट्राई किया था 1813 में, 1813 में उन्होंने ट्राई किया था और नेपोलियन उसमें पराजित हुए थे, लेकिन वो बच के भाग निकले और फिर से उन्होंने 2 साल शासन किया। इसके बाद फाइनली 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वाज डिफीटेड एंड डिक्लाइन। पूरी तरीके से नेपोलियन को 1815 में हुआ जब वाटरलू के युद्ध में कुछ यूरोपीय देश एक साथ मिल करके फ्रांस के ऊपर हमला किया और नेपोलियन से पराजित हुए और उनका पतन हो गया। तो ठीक उनके पतन के बाद ही वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अब उस सम्मेलन में कौन कौन से प्रावधान थे हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे। पार्टिसिपेशन ब्रिटेन, रसिया एंड ऑस्ट्रिया। इनकी भागीदारी थी। पहला ब्रिटेन, दूसरा रसिया जिसको हम रूस बोलते हैं, तीसरा रसिया जिसको हम प्रशा बोलते हैं और चौथा खुद ऑस्ट्रिया था। ये 4 देश इसमें सम्मिलित थे और 4 देशों ने मिलकर के कुछ प्रावधान सुनिश्चित किए। फर्स्ट बुर्बो डायनेस्टी, इन द फ्रांस। ये बुर्बो डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? वहां की डायनेस्टी थी जो नेपोलियन जी पहले वहां पर पावरफुल थी, लेकिन नेपोलियन के आते ही ये बहुत वीक हो गई, कमजोर हो गई, इसका पतन हो गया था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ तो फिर से इस पावर को सत्ता में ले आ दिया गया।
Second, the number of states were set up on the boundary of France. Boundaries of फ्रांस, मतलब फ्रांस देश के चारों तरफ जो उसकी सीमाएं, उसकी बाउंड्री बनी हुई थी, उसके बाउंड्री पर अनेक राज्य स्थित कर दिए गए ताकि इन फ्यूचर फ्रांस कभी भी अपने बॉर्डर को एक्सटेंड न कर सके, किसी भी प्रकार से वो उसका विस्तार न कर सके। पोलैंड का जो हिस्सा था वो रूस को दिया गया, क्योंकि पोलैंड रूस में फ्रांस का एक पार्ट था। फ्रांस ने उसको जीत करके उसका कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया था, तो उसको फ्रांस से अलग कर दिया गया और वो हिस्सा किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया। इतना देख लिया आपने, अब आगे देखते हैं। Austria got control of northern Italy. ऑस्ट्रिया को इटली के नियंत्रण वाला उत्तरी भाग मिला। नेक्स्ट, Russia was given important territories.
lost all territories it had annexed under नेपोलियन। नेपोलियन के कार्यकाल में फ्रांस में जो भी नए नए राज्य या अन्य देशों का हिस्सा इसमें सम्मिलित किया गया था, तो वियना कांग्रेस के दौरान ये निर्णय लिया गया कि वो सारे अपने पूर्व अवस्था में चले जाएंगे, अर्थात वो फ्रांस के हिस्सा नहीं रहेंगे, फ्रांस से उनको लेकर के, और जिन राज्यों का हिस्सा था, जिन देशों का हिस्सा था, उन देशों को वापस उसको कर दिया गया। यानी फ्रांस ने उन सारे राज्यों को खो दिया जिसको नेपोलियन ने जीत करके फ्रांस में मिलाया। ये सारे प्रावधान वियना कांग्रेस के हैं, वियना सम्मेलन के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग इनको जो भी पॉइंट्स हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपको नोट करवा रहे हैं, उसका आप एक नोट्स बनाते चलिए, उसको अच्छे से तैयार करते चलिए। टेस्ट में आपको ये सारी बातें लिखने को मिलेंगी, आपको लिखना होगा। और जब कभी परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आएंगे और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चों, आप जब वीडियो देखोगे तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट जरूर लिखना। अपने अधिक से अधिक साथियों को आप प्रोत्साहित करो कि वो वीडियो देखें, और वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाते चलें, और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते चलें। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद मुद्दे के प्रमुख कारक कौन कौन से थे, फैक्टर। तो फर्स्ट, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। क्योंकि पहले इनकी शक्तियां बटी हुई नहीं थी, लेकिन इनकी शक्तियों का बंटवारा हुआ, और शक्तियों का बंटवारा तो कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए जो यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण बने।
अब बच्चों देखते हैं इसको आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रमुख कारक थे, मेजर फैक्टर ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जिसमें यहाँ की सारी शक्तियाँ, सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती थी, वो धीरे धीरे डिवाइड हुई और अनेक छोटे छोटे राज्य बने और सभी के कुछ न कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए। इसके वजह से वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात हुआ और इसका असर पूरे यूरोप में पड़ा और यूरोप में भी राष्ट्रवाद के प्रति लोग अवेयर होने लगे। नेक्स्ट, यूज डिफरेंट लैंग्वेज, अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जो भी नई नई जानकारियां होती थी, इंफॉर्मेशन होते थे, उसकी जानकारी सभी लोगों को होने लगी क्योंकि वहां पर सही भाषाओं का प्रयोग होने लगा। राइज द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो रूरल एंड रूरल क्लास के बीच में बना हुआ था, अर्थात एक क्लास ऐसी थी, एक वर्ग ऐसा था जो पूरी तरीके से शक्तियां उसके हाथ में रहती थी और उनका उपयोग करता था, और दूसरा क्लास ऐसा था जिनके ऊपर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता था, यानी एक शासित वर्ग और एक शासक वर्ग। लेकिन उन्हीं के बीच में तीसरा वर्ग दिया गया जो न तो शासक वर्ग से था, इवन शासित वर्ग से था, लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई, इतना पावर आ गया कि शासक वर्ग के करप्ट वर्ग का अपोज करने लगे, विरोध करने लगे। ऐसे लोगों के एक वर्ग को, एक क्लास को मध्य वर्ग कहा गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत से व्यापार को प्रोत्साहन मिला, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने लगा और लोग धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने लगे, और जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई वैसे वैसे उनका रहन सहन, जीवन स्तर सुधरता चला गया और धीरे धीरे वो राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक होने लगे। इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास, जब वहां पर रोजगार के अवसर निर्धारित किए गए, बनने लगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनको रोजगार मिलने लगा और साथ ही वहां के लोगों में उदारवाद की भावना भी विकसित होने लगी। उदारवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में न सोच करके दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें उसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलता है। तो बच्चों, आज का ये अध्याय, आज का ये टॉपिक, आज की क्लास समाप्त होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय तक का जो पूरा क्रियाकलाप है वो आज इस ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने लिखवा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद भी आपको किसी भी पॉइंट में किसी तरह का कोई डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं, बट आपके डाउट नहीं रहने चाहिए, वो सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।